हाँ जी बेटा, चैप्टर का नाम लिखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक रूल पता होने चाहिए। सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H। कोस थीटा क्या होता है? P अपॉन H। टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन B। सबसे इंपॉर्टेंट टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके टेक्स्ट पे होनी चाहिए, साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, जिसमें टेन जीरो पे आपको पता होना चाहिए जीरो होता है, टेन 30 पे 1/√3 होता है, टेन 45 पे 1 होता है, टेन 60 पे √3 होता है और टेन 90 पे इंफिनिटी होता है। ये आपका टिप्स पे होना चाहिए बिल्कुल, तब आप इस चैप्टर को कर सकते। ठीक है, ये नोट करो, रब कर रहा हूं। बेटा साइन थीटा P अपॉन H करना है। ध्यान दो, क्वेश्चंस में चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 1563 बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। सबसे पहला, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को फुल प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे ताकि आपको पता लगे बोर्ड में आपको प्रेजेंटेशन कैसे मिले। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद बाकी के क्वेश्चन को करते टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन को करने के बाद बाकी क्वेश्चन को करते टाइम बेशक आप प्रेजेंटेशन में स्टेटमेंट मत लिखना, लेकिन नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करना है तो मैं बताऊं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन फुल प्रेजेंटेशन के साथ। चलो रीड करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। व्हेन ही मूव्स 30 meters away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of tree and width of the river. बेटा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है अगर आपको फिगर बनानी आ जाए, लेकिन 99% बच्चों से फिगर नहीं बनती, 99% से नहीं बनती। तो अगर आपने क्वेश्चन नहीं कर रखा होगा तो आपने हर क्वेश्चन कर रखा होगा बोर्ड में आने वाला। इवन आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सिखाऊंगा, उस तरीके से ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, तो उस तरीके को ध्यान से सुनो। वन बाय वन एक एक वर्ड को अलग अलग रीड करेंगे। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, एक रिवर, ये एक रिवर है, ठीक है। पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, मान लेते हैं पर्सन कहाँ है? यहाँ। तो हमने ए पॉइंट मान लिया जहां पे वो पर्सन। फिर से ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, रिवर है तो उसके दो बैंक हो गए बेटा, एक लेफ्ट साइड पे, राइट साइड। एक साइड पे वो पर्सन है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ऑब्जर्व, यहां से वो ऑब्जर्व करेगा दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, पहली बार जब भी किसी चीज का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व किया जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है ऊपर की तरफ। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है? ऊपर की तरफ। वो पर्सन कहां पे? यहाँ पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से ऊपर की तरफ बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा ऊपर की, ठीक है। और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता तो नीचे की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से खड़ा होकर एक बिल्डिंग को देखता हूं, तो मैंने यहां से अपनी आई से स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जितना ऊपर देखा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं एक बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी खड़ा हूं और मैंने नीचे एक ट्री को देखा, तो मैं नीचे ट्री को देख रहा हूं, तो बेटा मैं कहां पे हूं? यहां बिल्डिंग के ऊपर। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर मैं नीचे ट्री को देख रहा हूं, तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन यहां बनता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 0, 30, 60, 90, 45, तो मैं थीटा मान लिया। और अगर मैं इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके सामने एक और बड़ी सी बिल्डिंग है उसके ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बेटा। ऊपर देखना एलिवेशन, नीचे देखना डिप्रेशन। एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, जहां पे भी पर्सन खड़ा होगा सबसे पहला काम उसके सामने एक हॉरिजॉन्टल है, यहां पे खड़ा है हॉरिजॉन्टल है, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ऊपर,
और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए नीचे। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का मतलब तो समझ आ गया। अब आगे बढ़े, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री। कहां पे देख रहा है? टॉप ऑफ ए ट्री। अब एक वर्ड और जो आपको फोकस देना है बहुत ज्यादा। एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद में पढ़ रहा हूं, बुक में देखो, ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री। ऑफ द का मतलब है कि वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन जाके रुकेगा। कहां पे रुकेगा? जहां पे ऑफ द बोलना। हमेशा जहां भी बोलेगा ऑफ द वहां पे जाके रुकेगा, और जहां पे बोलेगा फ्रॉम द वहां से शुरू। फिर से, ऑफ द जहां पे बोलेगा वहां जाके रुकेगा, जहां पे बोलेगा फ्रॉम द वहां से बनना शुरू। तो यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। बेटा ये दूसरा वाला बैंक है, यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे इस ट्री के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे रुका है ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री। कितने डिग्री का? 60 डिग्री। ये लाइंस पढ़नी नहीं आई तो फिगर नहीं बनेगी। सब क्वेश्चनों में सेम एप्लीकेबल होगी। ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री, ट्री के टॉप पे जाके रुकेगा, और फ्रॉम द तो यहां से बनना शुरू होगा। ठीक है, फ्रॉम नहीं बोला तो भी हमने उसने बताई दिया, एक पर्सन ने यहां से ऑब्जर्व किया तो यहीं से बनेगा। अब आगे की लाइन, व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। अब वो पर्सन 30 मीटर मूव हुआ और यहाँ पे लिखा अवे फ्रॉम द बैंक। अवे का मतलब है कि वो बैंक से दूर जा। ये रिवर थी, इस तरफ आएगा तो बेटा रिवर में गिर जाएगा, उस तरफ भी जाएगा। अवे का मतलब है कि जिस बैंक पे खड़ा है वहां से दूर जाएगा। दूसरी बात क्या बोल रहा है? 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। तो वो पर्सन मूव हुआ यहाँ पे 30 मीटर, यहां से यहां तक वो मूव हो गया। इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। ठीक है, एक बात और, कई बार बच्चों को पढ़ने में तो ये पता नहीं लग पाता कि वो 30 मीटर इस तरफ क्या है या इस तरफ, उसका भी इलाज। आगे बढ़ो, देखो कह रहा है व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ही फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। उसने फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया 30 डिग्री पे। बट एंगल ऑफ एलिवेशन सामने कोई बड़ी चीज होगी, उसी पे बन रहा होगा। पहले भी ट्री पे बन रहा था, अब भी ट्री पे बनेगा। पर्सन मूव हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया 30 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, तो 30 डिग्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है यही आपको बता देगा कि वो पर्सन गए। अब मेरी बात को और ध्यान से, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल? 90। ठीक है, पर्सन कहां पे था? यहाँ पे 60। अगर पर्सन 90 की तरफ बढ़ेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। देखो 60 से 70, फिर 80, फिर 90। जब वो ठीक ट्री के नीचे आके खड़ा होकर ऊपर देखेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर वो पर्सन पीछे हटता है तो एंगल छोटा होता है। जितना दूर जाएगा वो 90 से उतना एंगल छोटा होगा, जितना 90 के पास आएगा उतना एंगल बड़ा होगा। अगर आपको नहीं समझ आता वो 30 मीटर मूव हुआ है किस तरफ, इस तरफ या इस तरफ, तो आप एंगल से पता लगा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला एंगल कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल होने का मतलब वो इस तरफ ही जाएगा, इस तरफ जाएगा तो एंगल ज्यादा आएगा। 70, 80, 90, 60 और 90 के बीच में 70, 80 बैठे ना, तो 30 तो इधर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री एंड विड्थ ऑफ रिवर। क्वेश्चन कह रहा है कि इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो ट्री को मान लेते हैं बेटा h और विड्थ ऑफ रिवर को मान लेते हैं x। ठीक है, ये हो गई हमारी फिगर कंप्लीट। लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन बाकी है। बोर्ड के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए? ध्यान दो, ये था ट्री ए बी, इसकी नेमिंग सी और डी दे दी। इसके बाद आप लिखोगे लेट h बी द हाइट ऑफ ट्री, पहली बात। दूसरी, लेट x बी द विड्थ ऑफ रिवर, दूसरी बात। 30 मीटर उसने खुद ही दिया है तो इसको आप लिखो डायरेक्ट ए बी इक्वल टू 30 मीटर। इन केस अगर आपको लाइन बनानी नहीं भी आती तो भी प्रेजेंटेशन का ये पार्ट है, आप ऐसे लिख सकते हो ए सी इक्वल टू एक्स, आप ऐसे लिख सकते हो सी डी इक्वल टू एच, लेकिन कुछ लिखना जरूरी, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन। दूसरी बात, ये मेंशन कर दिया, ये मेंशन कर दिया, ये मेंशन कर दिया, आप बचे एंगल। डी ए सी जो एंगल है वो बन रहा है बेटा 60 डिग्री का, और डी बी सी एंगल बन रहा है बेटा 30 डिग्री। ठीक है, ये आपकी होगी प्रेजेंटेशन।
फर्स्ट क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। कोशिश करना साथ साथ मेंटेन कर सको अगर आप कर पाओ, ठीक है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो उन सब क्वेश्चनों में आपको tan थीटा लगाना और कुछ नहीं। tan थीटा के अलावा sin थीटा cos थीटा भी स्कूल में आपसे लगवाए हुए होंगे और टीचर नहीं बताता कि आपको क्या लगाना। मैं आपको बता रहा हूँ 99% क्वेश्चनों में tan थीटा और आप सब पे एक ही पे टिके रहोगे बोर्ड में, तभी क्वेश्चन टिके रहोगे। दूसरी बात, आपको sin थीटा cos थीटा कब कब लगाना है ये बात नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन जाएगा बैलून में तो sin या cos कर सकते। अगर क्वेश्चन बोलेगा वो भी राउंड बैलून का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसमें sin थीटा cos थीटा लगेगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा काइट उड़ी तो भी sin थीटा cos थीटा लगेगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा एक बर्ड है और उस बर्ड को ऑब्जर्व किया जा रहा है और आपको पर्सन और बर्ड के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो बेटा नेचुरल सी बात है एक हाइपोटेन्यूज है, tan थीटा में भी हाइपोटेन्यूज नहीं होती, तो ऐसे केस में भी आपको sin या cos लगाना पड़ेगा। या फिर क्वेश्चन कहेगा यहाँ पर्सन है वहाँ काइट है और आपको काइट में जो थ्रेड यूज हुआ है उसकी लेंथ बतानी है, तो ऐसे केस में भी आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, फिर आपको sin या cos लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन कहेगा बैलून उड़ रहा है और बैलून के क्वेश्चन में ऑलरेडी sin या कोसेकेंट लिखा हुआ है, तो भी आपको sin थीटा लगाना पड़ेगा। एंड लास्ट फोर्थ, अगर कभी भी ट्री टूटा, ट्री कैसे टूटता है, देखो ये ट्री है, इस तरीके से बेटा स्ट्रॉ आने की वजह से या फिर किसी भी रीजन से अगर ट्री टूट के ऐसे गिर जाता है तो बेटा ऐसे केस में ये हाइपोटेन्यूज बन जाता है। हाइपोटेन्यूज बनेगी जब जब ट्री टूटेगा, हाइपोटेन्यूज पक्का बनेगी। ऐसे क्वेश्चन में भी sin और cos यूज होगा। तो क्या क्या बोले मैंने, ट्री, काइट, बैलून, बैलून का भी वही क्वेश्चन जिसमें sin और कोसेकेंट लिखा हो, सिर्फ वही वाले क्वेश्चन बैलून। और लास्ट मैंने बोला बर्ड और पर्सन के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। सिर्फ इन चार टाइप में sin cos लगाना, बाकी सब में tan। चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में हम tan थीटा अप्लाई करने वाले हैं। क्वेश्चन को यहां तक करने के बाद आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। हर क्वेश्चन के अंदर दो ट्रायंगल मिलेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर, और जो भी दो ट्रायंगल आपको मिलेंगे उसमें ट्रायंगल लेते टाइम आपने इस बात पर फोकस करना है कि वो ट्रायंगल 90 से जुड़ा हुआ जरूर हो, क्योंकि अगर वो ट्रायंगल 90 से नहीं जुड़ा तो वो आपके लिए वेस्ट है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 90 से जुड़ा हुआ एंगल देखो, एक एंगल ट्रायंगल हो गया DCA, इसमें 90 आता है, और एक ट्रायंगल हो गया DCB, इसमें 90 आता है। कोई भी बच्चा गलती से DAB ना ले ले, इसमें 90 नहीं है, ठीक है। मतलब ये वाला तो आपको कॉर्नर वाला लेना ही लेना है जो आएगा। तो एक ट्रायंगल हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल DCA और दूसरा लेंगे बेटा हम इन ट्रायंगल DCB। यहां पे जब हम tan थीटा अप्लाई करते हैं बेटा तो tan थीटा होता है P/B, यहां भी tan थीटा P/B होता है बेटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, थीटा की वैल्यू है यहाँ पे, अगर हमने ट्रायंगल की बात करें कौन से वाले DCA की, तो DCA में थीटा है 60 डिग्री और P की वैल्यू है H परपेंडिकुलर, जो 60 के सामने है वो परपेंडिकुलर है ना आपने, और बेस है बेटा x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये हो गया h/x, और हमें दोनों में कोई भी एक वैल्यू निकाल के इक्वेट करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये आ गया h = √3x। दूसरी तरफ चलते हैं बेटा, यहाँ पे tan थीटा की जगह आप पुट करने वाले हो 30, क्योंकि DCB में एंगल है 30, और बेटा परपेंडिकुलर 30 के सामने बैठा हुआ h, और बेस हो गया बेटा 30 + x। tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3, h = 30 + x। यहाँ से h की वैल्यू निकाली, इस तरफ h की वैल्यू आ रही थी h = √3x, और पार्टीशन की इस तरफ जब आप h की वैल्यू निकालोगे तो आप इस 30 + x को ऊपर लेके जाओगे और वो हो जाएगा बेटा 30 + x/√3 = h। दोनों h आने के बाद आपने क्या करना है, दोनों h को इक्वल करना है। h = h, यहाँ वैल्यू आप रखोगे √3x और यहाँ h की वैल्यू रखोगे 30 + x/√3। ये √3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, देन √3 × √3 होता है 3x, और 30 + x से आप इस x को इधर लाके माइनस करोगे तो ये हो गया 2x = 30। x की वैल्यू आ गई बेटा 15 मीटर। यूनिट लगानी जरूरी है, अगर कोई बच्चा यूनिट नहीं लगाता तो 1 नंबर कटता है, हाफ मार्क्स बोर्ड में कटता है, ध्यान आगे।
बेटा क्वेश्चन ने बोला था आपको एक तो विड्थ ऑफ रिवर निकालनी है, वो आ चुकी है। दूसरा क्वेश्चन ने बोला था हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री के लिए आप x की वैल्यू को उठा के इसमें पुट करो। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो h इज इक्वल टू √3x है, h इज इक्वल टू √3 sin x की वैल्यू आई है बेटा 15। देखो स्कूलों में आंसर यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन बोर्ड में कई बार बोल दिया जाता है √3 की वैल्यू पुट करो। तो √2 और √3 की वैल्यू आपको टेक्स्ट में होनी चाहिए इस चैप्टर में। रूट की होती है √2 की 1.414 और √3 की होती है 1.732। ये दो वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए। आप √3 की वैल्यू बोर्ड में पुट करके आएंगे ताकि बोर्ड में हम मार्क्स कट करने का चांस ही ना दें। 1.73 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 टू द 30 3 कैरी ऑन, 15 3 द 45 और 3 48 4 कैरी ऑन, 15 7 द 105 और 4 109 10 कैरी ऑन, 15 with the 15 और 10 25.980 मीटर। ये होगा फाइनल आंसर हाइट ऑफ ट्री का। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे करते हैं। हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इसी के जैसा सेम क्वेश्चन करेंगे ताकि रिवाइज हो जाए। हाँ जी, क्वेश्चन रीड करो। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग पे जाके रुकेगा, तो इसे बिल्डिंग मान लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के ऊपर जाके रुकेगा। अब आगे वो बता रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। कहां से शुरू हुआ? ग्राउंड पे एक पॉइंट है ए। तो बेटा सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ए से, बिल्डिंग के टॉप पे जाके ऑन द टॉप बोल रहा है तो यहाँ पे फ्रॉम बोल रहा है तो यहाँ से शुरू होगा ए से। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बोल रहा है तो यहाँ हो गया 30 डिग्री। आगे ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टुवर्ड्स का मतलब होता बिल्डिंग की तरफ, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता था एंगल हमारी हेल्प करेगा। कह रहा 30 मीटर टुवर्ड्स इट्स बेस टू ए पॉइंट बी। 30 मीटर वो आगे बढ़ा बिल्डिंग की तरफ, यहां पे मान लेते हैं। और यहां पे क्वेश्चन ने बोला है बी पॉइंट, तो आप अपनी मर्जी से नहीं लोगे पॉइंट, क्वेश्चन ने नेम दिए हुए वो ही रखने पड़ेंगे। फ्रॉम पॉइंट आगे कह रहा है टुवर्ड्स इट्स बेस टू ए पॉइंट बी। अब यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री, मतलब जो पहले था वो चेंज होके अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बी पॉइंट से बनेगा वो बन गया 45 डिग्री। आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट बेटा इसे h मान लेते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है। और आगे कह रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स बेस फ्रॉम द पॉइंट ए। आपको डिस्टेंस बताना है ए पॉइंट से बिल्डिंग के बेस तक का, तो इसको हम x मान लेते हैं। और बिल्डिंग के बेस तक का डिस्टेंस का मतलब है कि x फाइंड आउट करने के बाद उसमें 30 ऐड करना भूलना मत, ठीक है। इसको नेमिंग c दे देते हैं, इसको d दे देते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स बेस फ्रॉम पॉइंट, यही बोल रहा है डिस्टेंस और हाइट फाइंड आउट, ठीक है। अब क्या करेंगे क्वेश्चन में बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में वही स्टेटमेंट लिखेंगे लेट h बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड x बी द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट बी, ठीक है। लिखना है तो लिखो फटाफट लेट h बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड x बी द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड फ्रॉम पॉइंट बी बिल्डिंग एंड पॉइंट बी। इतना करने के बाद बेटा
AB का डिस्टेंस AB इक्वल टू 30 मीटर लिख लेना, एंगल DBC 45 डिग्री लिख लेना, एंगल DAC 30 डिग्री लिख लेना। फिर दो पार्ट में पार्टीशन करते हुए दोनों ट्रायंगल को नाम देंगे और ट्रायंगल की जो नेमिंग होगी वो 90 के साथ बनने वाले ट्रायंगल की होनी चाहिए। तो ट्रायंगल DBC एक तरफ और दूसरा ट्रायंगल बेटा DAC दूसरी तरफ। tan थीटा यहाँ भी अप्लाई होएगा बेटा P/P और tan थीटा बेटा यहाँ भी अप्लाई होएगा P/P। लेकिन ट्रायंगल DBC के अंदर एंगल 45 डिग्री का है और परपेंडिकुलर 45 के सामने h है और बेस x है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 = h/x then x = h/y। सेम यहाँ पे बेटा tan 30 डिग्री P/B है और 30 के सामने P बैठा है h और बेस बैठा है बेटा 30 + x tan 30 1/√3 h/30 + x 30 + x को बेटा हम इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। दो h आ चुके हैं, दोनों को इक्वेट करवाएं। h = h, इस h की जगह x और इस h की जगह 30 + x/√3 √3 को उधर ले लो, √3x = 30 + x। x को इधर लेके आओ बेटा, x इकट्ठे करना है। और एक बात और, जब भी आप x को शिफ्ट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अगर आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के पास लेके जाओ। √3 की वैल्यू 1.732, x के साथ 1, बड़ा क्या है √3 क्योंकि 1.732, x को उधर ले गए √3x - x = 30। x को कॉमन करेंगे, x = 30 डिवाइड बाय √3 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा √3 + 1 से √3 + 1 से। बेटा वैसे अगर हम चाहते तो √3 की वैल्यू 1.732 - 1 करके 0.732 से यहाँ पे डिवाइड कर सकते थे, लेकिन कोई भी बच्चा ऐसी गलती ना करे, आंसर में माइनस का फर्क आ जाता है और बोर्ड में मार्क्स कट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर रूट आया हम कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, हम हमेशा रेशनलाइज करेंगे जिससे हमारा आंसर करेक्ट आएगा। बिल्कुल बेटा नीचे √3 - √3 + 1 एक फॉर्मूला है, a - b a + b मतलब √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर x = 30 ऐसे कैसे और ब्रैकेट में चल रहा है ये √3 + 1 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर से रूट कटा 3 3 - 1 2 2 से 30 कटा 15 पे और √3 की वैल्यू 1.732 अब पुट करो। अब आंसर में चेंजेस नहीं होंगे। x = 15 इक्वेट किया तो 2.732 15 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 30 3 कैरी ऑन 15 × 45 + 3 48 4 कैरी ऑन 15 7 105 + 4 109 10 कैरी ऑन 15 × 30 और 10 40.980 मीटर x की वैल्यू। लेकिन आपको h भी निकालना था और h = क्या है बेटा x, तो जो h की वैल्यू है वही x की भी वैल्यू होगी, तो h = दोबारा लिख लो 40.980 मीटर। दोनों के आंसर अलग अलग लिखना, ये h और x आया, हमें फाइंड आउट क्या करना था, एक h फाइंड आउट करना था और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन a एंड c फाइंड आउट करना था, ना कि x। और a और c का डिस्टेंस क्या है 30 + x, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे AC = 30 + x, AC = 30 में ऐड करने जा रहे हैं 40.980, AC = 70.980 मीटर। ये हो गया बेटा AC का आंसर फाइनल, नोट करो यहाँ पर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4th क्वेश्चन रीड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा बेटा, द शेडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री।
द शेडो ऑफ ए टावर। पहले बेटा एक टावर बना लेते हैं, ये एक टावर हो गया और क्वेश्चन कह रहा था शेडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। मतलब मान लेते हैं कि सन अप्रोक्स यहाँ पे और शेडो आ रही है यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन, मतलब जो शेडो थी वो 10 मीटर लॉन्गर देन होगी व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। जब 60 डिग्री थी 45 पे उससे 10 मीटर लॉन्गर देन होगी। बेटा देखो अब इस केस में आपको समझ नहीं आ रहा कि 10 मीटर किधर जा रहा है, इसी वजह से एंगल आपकी हेल्प करेगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द शेडो इज 10 मीटर शॉर्टर देन लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60, बेटा 45 से 90 की तरफ बढ़ूंगा तो बीच में आएगा ना 60, तो फिर मान लेते हैं 60 यहां बैठा। और ऐसा कब होता है, जब सन मूव होता है, ठीक है। मतलब ऐसे तो अर्थ मूव होता है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे मानेंगे कि सन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो 60 डिग्री पे यहाँ पे शेडो अब लॉन्गर हो गई। लॉन्गर 45 वाली पहले थी, अब कम हुई, 10 मीटर का डिफरेंस जो आपको समझ नहीं आ रहा था किस तरह जाता है, लेकिन एंगल की वजह से क्लियर हो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको सिर्फ हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है, मतलब h फाइंड आउट करना है। x को फाइंड आउट करने में टाइम वेस्ट ना करें। ये भी बताऊंगा कि टाइम आप कैसे बचा सकते हो। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे गलती से पहले x निकाल लेते हैं और फिर x निकालते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। क्या करना है आपको, नेमिंग देनी है पहले a b c d। बेटा आप प्रॉपर लाइन नहीं लिख रहे, लाइन से आप लिख लोगे लेट h be the height of tower, x be the distance between b and c and 10 ab equal to 10 लिख लेना, dbc 60 dac 45। दो पार्ट में करके 90 से अटैच होने वाले ट्रायंगल लेंगे dcb, क्योंकि 90 यहाँ dbc, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे बेटा dac। tan थीटा यहाँ पे भी p अपॉन b, tan थीटा यहाँ पे भी p अपॉन b। बेटा tan थीटा में थीटा की वैल्यू, जब आप ट्रायंगल ले रहे हो DBC तो थीटा की वैल्यू होगी 60, और यहाँ पे परपेंडिकुलर 60 के सामने वाला क्या है h, और बेस क्या है x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3 h अपॉन x। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली कि आपको अपना टाइम कैसे सेव करना है। आपको क्वेश्चन में बोला h निकालना, जो चीज निकालनी है वो इक्वेट मत करो, अपोजिट चीज इक्वेट करो। आपको h निकालना है, आप यहां से x निकाल के इक्वेट करवाएंगे, तो x उधर गया, h √3 नीचे आ गया, h बाय √3 फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा tan थीटा की जगह आ गया बेटा 45 के सामने भी क्या है h, बेस क्या है पूरा, ये पूरा ट्रायंगल था 45 वाला, 10 प्लस x। tan 45 की वैल्यू बेटा 1 h अपॉन 10 प्लस x, 10 प्लस x इधर आ गया इक्वल टू h। हाँ जी बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगी h माइनस 10। दोनों x इक्वेट करवाएंगे, x है h बाय √3 और x है h माइनस 10। h बाय √3 बेटा h बाय √3 छोटा है, इसको उधर ले लेता हूं, 10 को इधर ले लो, 10 इधर आ गया पॉजिटिव हो गया, h माइनस h बाय √3, 10 ऐसे के ऐसे h कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाय √3, 10 ऐसे के ऐसे एलसीएम ले लो, √3 माइनस 1 बाय √3, इधर आके मल्टीप्लाई करो, 10 √3 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 इक्वल टू h। h की वैल्यू निकालेंगे 10 √3, रैशनलाइज करेंगे बेटा √3 माइनस 1 को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड, h इज इक्वल टू 10 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में बेटा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस b a प्लस b, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, h इज इक्वल टू 10, √3 अंदर मल्टीप्लाई करो 3 प्लस √3
और नीचे हो गया बेटा 2, 2 से 10 कट हुआ 5 पे, h इज इक्वल टू 5, 3 प्लस रूट 3 ऐड करेंगे बेटा, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, h इज इक्वल टू 5, ऐड करने पे आ रहा 4.732, h इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू द 8, 4 3 द 12 कैरी ऑन 1, 4 से 5 से 5 3 टू द 10 कैरी ऑन 1, 5 3 द 15 और 1 16 कैरी ऑन 1, 5 7 द 35 और 1 36 3, 5 4 द 20 और 3 23.660 मीटर। ये आंसर हो गया, नोट करो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए टावर इज 50 मीटर हाई, its shadow is x meters shorter than the sun, altitude is 45 degree, then when it is 30 degree find the value of x। अब समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक टावर है 50 मीटर हाई, टावर बना लेते हैं, ये 50 मीटर का टावर हो गया, ये भी दे दी ए और बी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर, शैडो x मीटर शॉर्टर है, मतलब एक एंगल है उसका एलिवेशन यहां बनेगा, दूसरा बेटा इससे थोड़ा सा कम पे बनेगा, तभी शैडो x मीटर होगा। पहले यहां था x मीटर शॉर्टर होने के बाद यहां पहुंच गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, when the sun altitude is 45 degree, when it is 30 degree। अगर आप ऐसे बना चुके हैं फिगर, तो एंगल डालने से पहले इस बात पर ध्यान दें कि बड़ा वाला एंगल 90 के पास, छोटा वाला एंगल 90 से दूर, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पहले 45 यहां भर देते हैं, फिर बच्चा 30 के लिए काटनी पड़ जाती है। तो पहले ही आप एंगल को देख के समझ जाए कि बड़ा वाला एंगल 90 के पास और छोटा वाला एंगल 90 से दूर। ऑटोमेटिकली सेट देखो, बड़ा मिक्सचर है, सोचना चाहिए था ध्यान दो बेटा, बड़ा एंगल 90 के पास और छोटा एंगल 90 से दूर। क्वेश्चन कह रहा है x मीटर शॉर्टर, मतलब बेटा ये वाला डिस्टेंस x है। कई बार आपको समझ नहीं आता, क्वेश्चन क्या था ये वाले से x मीटर शॉर्टर या ये वाले से, तो बेटा समझने की जरूरत नहीं, 30 और 40 के वाई के बीच का गैप है, ये तो आपको पता ही है एंगल से। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या फाइंड आउट करना है, x। बेटा अगर ये x है तो आप इसे y मान, और आपको हमेशा एक ऐसी चीज इक्वेट करवानी होती है जो दोनों ट्रायंगल के बीच में बैठी होती है, कॉमन। 90 वाला एंगल तो आप लोगे ये तो फिक्स है। तो एक बार ट्रायंगल बनेगा ए बी सी और एक बार ट्रायंगल ए बी डी, दोनों में y तो आएगा, ठीक है। y निकाल के इक्वेट करवा देते हैं, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, x। x फाइंड आउट करना है तो x नहीं इक्वेट करवाना, और इस क्वेश्चन में तो हो भी नहीं सकता, अपोजिट चीज इक्वेट करवानी है y। तो इन ट्रायंगल डायरेक्ट कर रहे हो, लाइन में लिख रहे हो, इन ट्रायंगल एबीसी और इन ट्रायंगल ए बी डी। यहां पे अप्लाई करेंगे tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, यहां पे भी tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b। थीटा की वैल्यू बेटा एबीसी के अंदर 45 है, p की वैल्यू 45 के सामने बैठा हुआ 50, बेस की वैल्यू y, tan 45 1 50 बाय y, देन y की वैल्यू 50 आ गई, और y की वैल्यू हमें चाहिए भी नहीं थी बट फिर भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा की जगह बेटा 30 रखेंगे, p की वैल्यू 50 और बेस की वैल्यू x प्लस y, ध्यान से क्योंकि बेस पूरा है 30 वाले एंगल में, ट्रायंगल बड़ा है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 50 अपॉन x प्लस y, और यहां से x प्लस y इधर आया तो x प्लस y/√3 इक्वल टू 50। इस क्वेश्चन में आप बिना इक्वेट करवाए भी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि y की वैल्यू पहले आ चुकी है, या फिर आपको यहां से भी y निकाल के इक्वेट करवाना तो भी एक ही बात है, दोनों से सेम ही पड़ेगा। तो मैं यहां से निकाल ही देता हूं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चनों में एक ही पैटर्न फॉलो करूंगा इक्वेट करवाने में, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे, कब पुट करना है कब। तो हम हमेशा वैल्यू निकाल के इक्वेट करवाएंगे, y इक्वल टू 50√3 माइनस x, ये आ गया दूसरा y। दोनों y को इक्वल करेंगे बेटा, y इक्वल टू y, पहला y आया है
50, दूसरा y आया 50√3 माइनस एक्स। हमें फाइंड आउट करना है x और वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम x को इधर ले आते हैं 50√3, 50 को इधर ले आते हैं माइनस का 50, x इज इक्वल टू 50 को √3 माइनस 1। बुक्स में आंसर यहाँ छोड़ा हुआ होता है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में कह देता है कि √3 की वैल्यू पुट करो। क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम ये हैबिट डालेंगे कि हम हमेशा पुट करें, ताकि बोर्ड किसी भी आंसर को करेक्ट करें, हम दोनों आंसर देंगे। x इज इक्वल टू 50, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, x इज इक्वल टू 50, माइनस करने पे 0.732। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो आप पॉइंट पे हटा सकते हो, एक 0 से 0 कैंसिल। x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई कर लो, 5 टू 10 कैरी ऑन 1, 5 3 15 प्लस 1 16 कैरी ऑन 1, 5 7 35 प्लस 1 36 बाय 100। पॉइंट को वापस ऊपर चिपकाएंगे 36.60 मीटर। ये हो गया x का आंसर, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5 और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 5 के बाद। रीड करेंगे बेटा क्वेश्चन 6। कह रहा है 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट, बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, मतलब सबसे पहले हमने एक रोड बना लिया और दोनों साइड पे इक्वल पिलर खड़े करते हैं आपको इक्वल हाइट, ठीक है। 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोड व्हिच इज 150 मीटर वाइड। क्या व्हिच इज 150 मीटर? रोड 150 मीटर वाइड रोड है। अब आगे एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। अब कोई भी बच्चा यहाँ बिटवीन वर्ड का मतलब ये ना ले कि वो बीच में पॉइंट बीच में है, मतलब मिड में नहीं, मिड का मतलब बिल्कुल ठीक सेंटर नहीं, बिटवीन द पिलर। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ ए और बी में, ए की तरफ मैंने ज्यादा ले ली, आप चाहो तो बी की तरफ भी ज्यादा ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखो, ठीक है। आगे कह रहा है एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स, मतलब ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स, वहां जाके रुकेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन पिलर के टॉप पे। आगे क्या कह रहा है? पिलर्स आर 60 एंड 30 डिग्री, 60 एंड 30 डिग्री। अब बेटा एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनेगा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो टॉप पे जाके रुकेंगे और एक एंगल बोला बेटा 60 एंड 30। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, एंगल ले लेते हैं 30 60 भी आपको सोच के देखो कैसे। आप क्वेश्चन पर दो जगह 90, एक यहाँ और एक, जो 90 के पास है वो एंगल बड़ा होगा, ये वाला पास है ये 60 हो गया, ये वाला दूर है ये 30 हो गया, ठीक है, ताकि आप एंगल गलत ना। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। आपको पिलर की हाइट फाइंड आउट करनी है और दोनों की हाइट सेम है, तो बेटा दोनों को h मान, ये भी h और ये भी h। आगे क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड। आपको इस पॉइंट से पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है, तो AC और BC का डिस्टेंस भी अलग अलग फाइंड आउट करना है आपको, ये भी और इसको नाम दे देते हैं D और E पॉइंट, ठीक है। ये अब बेटा ये 150 मीटर वाइड था, सबसे पहले तो बेस मानने पड़ेंगे। अगर पूरा 150 है तो इस छोटे वाले को x मान लेते हैं, तो ये वाला बच गया बेटा 150 माइनस x। कोई भी इसको y ना माने। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कैसे लिया हमने वो भी समझो। अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपीज है और मैं कह रहा हूं कि मैंने 30 ले लिए, तो दूसरा आप 100 माइनस 30 करके पता लगा, ठीक है। तो इसलिए हमने एक को अगर x माना तो दूसरा हो गया 150 माइनस x, ठीक है। 1/1 दोनोट्रायंगल को अप्लाई करेंगे tan थीटा। इन ट्रायंगल एक हो गया ACD और दूसरा हो गया इन ट्रायंगल BCE। यहाँ पे बेटा tan थीटा हो गया P/B और यहाँ पे भी हो गया tan थीटा P/B।
एन थीटा में बेटा थीटा की वैल्यू इस वाले में ACD में 60 है, तो P की वैल्यू होगी बेटा 60 के सामने H और बेस हो गया बेटा X। n 60 होता है √3, तो H बाय X आ गया। और क्वेश्चन में हमें दोनों ही फाइंड आउट करने के बोले, H भी और X भी, तो हम इजीली H निकाल सकते हैं। मैंने ये हो गया √3x, H की वैल्यू होगी tan थीटा की जगह बेटा आप 30 ले लो, P 30 के सामने बेटा H और B बैठा बेटा 150 माइनस X। tan 30 की वैल्यू होगी बेटा 1/√3, तो ये हो गया H अपॉन 150 माइनस X। तो H की वैल्यू आ गई बेटा 150 माइनस X डिवाइड बाय √3 इक्वल टू H। ये दोनों H आ गए। अब हम दोनों H को इक्वेट करवाएंगे। H इज इक्वल टू H, ये हो गया बेटा √3x और दूसरा वाला निकला है 150 माइनस x बाय √3। बेटा ये √3 उधर जाके √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 3x 150 माइनस x इधर आ गया 2x इक्वल टू नहीं 2x नहीं, x इधर आके ऐड होगा बेटा 4x इक्वल टू 150। देन 4 डिवाइड हुआ 150 बाय 4 कट हुआ 4 3 जा 12, 3 बच गया 4 7 जा 28, 2 बच गया 4 5 जा 20। तो x की एक वैल्यू आ गई 37.5 मीटर। आपको दोनों डिस्टेंस निकालने थे, एक AC का और एक BC का। बेटा x मतलब AC का डिस्टेंस आ गया, दूसरा निकालना है तो उसमें 150 में से x को माइनस करना पड़ेगा, ये रहा दूसरा वाला डिस्टेंस। ये एक आंसर आ चुका है। तो 150 में से जब हम x 37.5 माइनस करेंगे तो ये हो गया 12.5 112.5 मीटर। दूसरा आंसर। एक और आंसर भी निकालना क्वेश्चन में हमें बोला फाइंड द हाइट ऑफ पिलर। तो बेटा पिलर है H और H आया √3x, तो यहाँ पे आप लिखो पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो H इज इक्वल टू √3x और H इज इक्वल टू √3 सेम और x की वैल्यू बेटा √3 की जगह 1.732 और x की जगह 37.5। बेटा पॉइंट हटा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। यहाँ पे 3 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो। पहले मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा, रफ में मल्टीप्लाई कर लो। 1732 को 375 से 5 से हुआ 5 to the 10 कैरी ऑन 1, 5 to the 15 और 116 कैरी ऑन 1, 5 7 75 35 प्लस 36 3 5 1 5 और 3 8 7 to the 7 to the 14 कैरी ऑन 1, 7 to the 21 और 22 2 कैरी ऑन 7 7 49 और 2 51 5 7 to the 7 और 5 12 3 से करेंगे 3 to the 6 3 to the 9 3 7 to the 21 2 3 on the 3 और 2 5 0 0 12 और 2 14 और 1 15 कैरी ऑन 1 9 9 18 और 1 19 कैरी ऑन 1 4 6। बेटा आंसर आ गया 649500 और क्वेश्चन में हमारे पास नीचे 4 जीरो बनी है तो 4 पॉइंट ऊपर चिपकाएंगे 64.95 मीटर। ये हो जाएगा आंसर। नोट करो, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी का है। ये भी एनसीईआरटी का था पिलर वाला। यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ते टाइम आपको थोड़ी सी परेशानी इस चीज में आती है कि स्टैचू क्या बनेगा और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो। क्या है, ए स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। बेटा ये 1.5 ना मीटर है, तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं 1.5 बहुत छोटा सा होगा। छोटा नहीं है, 1.5 मीटर बड़ा होता क्योंकि मीटर है। ये स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है बेटा, जिस चीज के ऊपर स्टैचू को खड़ा किया जाता है, जो नीचे उसका बेस स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। आगे क्या है बेटा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज, टॉप ऑफ स्टैचू इज 45 डिग्री। पहले इतना बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला एक स्टैचू 1.5 मीटर टॉल
स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पहले बनेगा पेडेस्टल, तो बेटा पेडेस्टल ये मान लेते हैं यहाँ पे पेडेस्टल। अब जो स्टैचू है 1.5 मीटर टॉल, इसके ऊपर खड़ा किया हमने, ये हो गया 1.5 मीटर, और ये पेडेस्टल है, इसकी हाइट हमें दी थी तो इसे हम h मान लेते, ठीक है। अब आगे कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है तो बेटा सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहां मान लेते हैं हम एक पॉइंट, ठीक। क्या कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, फोकस ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, बेटा ये स्टैचू का 1.5 पर, स्टैचू के टॉप पे जाके एंगल ऑफ एलिवेशन खत्म होएगा, ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू कितना कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, स्टैचू इज 45 डिग्री, तो बेटा यहाँ है 45 डिग्री का एंगल। आगे एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब जो ग्राउंड पे ए पॉइंट था उसी पॉइंट से, फ्रॉम बोल रहा है तो यहाँ से शुरू होएगा फिर से, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, बेटा पेडेस्टल वहां जहाँ पे स्टैचू खड़ा, पेडेस्टल के टॉप पे जाके बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन दोबारा, और ये बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो 45 को मैं बाहर कर देता हूँ क्योंकि ये बड़ा था, और 30 बेटा इस एंगल का ये छोटा, ठीक है। 45 पूरा ही है बेटा बड़े वाले। आगे क्या कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, आपको हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको x मान लेते हैं, यहाँ पे a पॉइंट, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे d। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारा, फिर से ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है एक 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द पेडेस्टल, तो ये हमने पेडेस्टल मान लिया और उसके ऊपर खड़ा 1.5 मीटर टॉल स्टैचू। क्वेश्चन ने बोला फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना स्टैचू के टॉप पे 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री। तो बेटा बेशक इस 45 को आप बाहर भी बना सकते हो, बड़ा बनाना चाहो तो यहाँ एक ही बात, ठीक है स्टैचू के टॉप पे। उसके बाद उसने बोला सेम पॉइंट से फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन बना, लेकिन अपने पास पेडेस्टल के टॉप पे, पेडेस्टल का टॉप यहाँ कितने डिग्री का 30 डिग्री। ये हो एक बात होगा, कई बार बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि 30 डिग्री और 45 डिग्री इंटरचेंज होता है, ये गलती आपसे कभी भी ना हो, इसलिए मैं ध्यान से एक बात बता रहा हूँ, उस बात को सुनना, गलती नहीं। सोचो आपने ए पॉइंट पे रखा कंपास का नोट, यहां से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना शुरू किया, पहले 30 और बाद में बनेगा 60, क्योंकि जब कंपास कम खुलता है तो एंगल छोटा हो, तो यहाँ पे कंपास कम खुला 30, और जहाँ पे कंपास पूरे पे बड़ा ज्यादा खुला वहां पे बड़ा है 45। तो इससे कभी ये कंफ्यूजन होगी नहीं कि आपको कौन सा 30 और कौन सा 45 देना है, गलती होगी तो भी करेक्ट हो जाएगी, आप ऐसे चेक करोगे। चलो आगे बात करते हैं हाइट ऑफ पेडेस्टल। हाइट ऑफ पेडेस्टल बोल रहा है, फिर से दो ट्रायंगल लेंगे और उन ट्रायंगल्स में 90 का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन ट्रायंगल एक ले लेते हैं बेटा BAC, और इन ट्रायंगल BAD, यहाँ पे भी tan थीटा इक्वल टू T अपॉन B, यहाँ पे भी tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। tan थीटा BAC में बेटा ध्यान दे, तो C मतलब छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल है 30 डिग्री का, और परपेंडिकुलर 30 के सामने बैठा हुआ छोटे वाला ट्रायंगल है, तो छोटे वाले में परपेंडिकुलर H है और बेस X है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h/x। हमें क्वेश्चन ने बोला हाइट ऑफ पेडेस्टल, अगर आप नॉन प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते तो h हमें निकालना है, h इक्वेट ना करना है, क्या निकाले यहाँ से x, तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, x उधर गया तो ये हो गया x ऊपर और √3 वहां ऊपर, h√3 या। दूसरी साइड से बेटा आपने tan थीटा बड़ा वाला है थीटा 45, P है बेटा 45 के सामने वाली पूरी साइड h प्लस 1.5 डिवाइड बाय बेस है बेटा x, tan 45 की वैल्यू 1, h प्लस 1.5 डिवाइड बाय x, देन x इज इक्वल टू h प्लस 1.5। तो बेटा यहाँ से हमने x निकाल लिया, अब हम दोनों x को इक्वेट करवाने जा रहे हैं, x इक्वल टू x। बेटा एक तरफ x की वैल्यू आई है √3h
और दूसरी तरफ आइए h प्लस 1.5। अगर आपको h निकालना है तो आपको h इकट्ठे करने पड़ेंगे, √3h और ये h इधर आके माइनस का h इक्वल टू 1.5, h कॉमन कर लेते हैं, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.5। √3 माइनस 1 वहां जाके डिवाइड होएगा और डिवाइड में √3 माइनस 1 जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 1.5 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। रेस्ट लाइन करेंगे बेटा, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड, h इज इक्वल टू 1.5 √3 प्लस 1 ऐसे का ऐसे। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस b a प्लस b, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहाँ सिर्फ 3 बच गया और 1.5 का भी अगर आप पॉइंट हटा लो तो नीचे आ गया 10 और यहाँ नीचे 3 माइनस 1 बचा था 2। बेटा 10 को कट मत करो, √3 की वैल्यू पुट कर लो पहले, 15 इंटू में 1.732 प्लस 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 2। h ऐसे का ऐसे 15 के साथ ऐड होके आ गया ये 2.732 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 से ये पॉइंट वाली वैल्यू कट हो रही है 1.366। बेटा पॉइंट हटाना है तो पॉइंट भी हटा लो नीचे, पहले हटाना था तो पहले भी हटा सकते थे, तब भी एक ही बात है। अब 15 को इससे मल्टीप्लाई करके 4 जीरो ऊपर चिपका देंगे, 15 मल्टीप्लाई करते हैं, 15 3 90, 9 बच गया, 15 3 90 प्लस 9 99, 9 बच गया, 15 3 45 प्लस 9 54, 5 बच गया, 15 15 प्लस 5 20 डिवाइड बाय 10,000। बेटा 4 पॉइंट ऊपर चिपकाएंगे तो आंसर आ गया 2.049 मीटर। आप आंसर 2.04 भी छोड़ सकते हो, एक ही बात है बेटा। और एक बात और, अगर स्टैचू पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है तो पेडेस्टल की हाइट स्टैचू से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, छोटी हो बड़ी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये फिगर में बेटा पूरी एक्यूरेट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन असम्पशन में हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है।